दोस्तों, आज मैं आपको ले जाना चाहता हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ ना गाड़ी है, ना हवाई जहाज, ना मोबाइल है, ना इंटरनेट। सिर्फ है तो धूल भरी सड़कें, लालटेन की रोशनी और एक अजीब सी मशीन जिसे लोग पहली बार देख रहे थे। और वो मशीन थी एक कैमरा। लेकिन ये कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींच रहा था, ये लिख रहा था एक साम्राज्य की डायरी। ये दर्ज कर रहा था एक पूरी कौम को। ये तय कर रहा था कि भारत को कैसे देखा जाएगा दुनिया की नज़रों में। और आज 150 साल बाद वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। तो चलिए वक्त के उस दरवाजे को खोलते हैं और देखते हैं असली भारत उनकी आंखों से। बात है 19वीं सदी के उत्तरार्ध की। ब्रिटिश साम्राज्य उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था और भारत उनका सबसे बड़ा खजाना। लेकिन एक मुश्किल थी। भारत बहुत बड़ा था, बहुत जटिल था, बहुत विविध था। उत्तर पूर्व में लेप्चा थे, उत्तर पश्चिम में अफरीदी पठान, दक्षिण में नीलगिरी के टोडा, पश्चिम में पारसी और गुजराती अभिजात वर्ग। हर इलाके की अलग अलग भाषा, हर समुदाय की अलग पहचान, हर इंसान की अलग कहानी। अंग्रेजों के लिए ये सब समझना बेहद मुश्किल था, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला, फोटोग्राफी। उन्होंने सोचा, जिन्हें हम देख सके उसे हम समझ सकते हैं, जिसे हम समझ सके उसे हम काबू कर सकते हैं। और इसी सोच से जन्म हुआ इतिहास के सबसे बड़े फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट में से एक का द पीपल ऑफ इंडिया। 1868 से 1875 के बीच 8 भारी भरकम वॉल्यूम, सैकड़ों तस्वीरें। हर तस्वीर एक इंसान का दस्तावेज, हर तस्वीर एक साम्राज्य की नज़र। और आज दिल्ली की डीएजी आर्ट गैलरी में इस प्रोजेक्ट की लगभग 200 दुर्लभ तस्वीरें एक प्रदर्शनी में सामने आई हैं। नाम है टाइप कास्टिंग फोटोग्राफिंग द पीपल्स ऑफ इंडिया 1855 से 1920। इतिहासकार सुदेशना गुहा ने इसे क्यूरेट किया है और डीएजी के सीईओ आशीष आनंद कहते हैं, साइज और गहराई में भारत में ऐसा प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं देखा गया। तो चलिए एक एक तस्वीर को करीब से देखते हैं और समझते हैं उसके पीछे की कहानी। फोटो नंबर 1, बॉम्बे, साल 1990। कुछ औरतें गाय के गोबर के उपले सिर पर उठाए हैं। धूप तेज हो रही है, लंबा रास्ता है और कैमरा उन पर टिका है। तस्वीर खींची एडवर्ड टॉरिंस ने। टॉरिंस बॉम्बे के शुरुआती यूरोपियन फोटोग्राफरों में से एक थे। उनका काम था पश्चिमी देशों के लोगों के लिए भारत की तस्वीरें खींचना। यानी ये तस्वीरें यूरोप में बिकती थी, यूरोप के लोग इन्हें देखते थे और यही उनका भारत बन जाता था। लेकिन जरा सोचिए, ये औरतें आमतौर पर कहाँ काम करती थी? घर के अंदर, चूल्हे के पास, बच्चों के पास। तो फिर इन्हें बाहर क्यों लाया गया? कैमरे के सामने क्यों खड़ा किया गया? क्योंकि अंग्रेजों को एक खास तस्वीर चाहिए थी। मेहनतकश भारत की तस्वीर, काम करता हुआ भारत की तस्वीर। ये सच्चाई नहीं थी, ये एक चुना हुआ सच था। और यही इस पूरी प्रदर्शनी का सबसे बड़ा सवाल है। जो तस्वीरें हमें दिखाई गई, क्या वो पूरी सच्चाई थी या सिर्फ वो हिस्सा जो दिखाना था? दूसरी फोटो है साल 1990 की। फोटोग्राफर है फेलिक्स मोरिन। एक भारतीय महिला, बेहद ध्यान से फ्रेम किया गया पोर्ट्रेट है। हर कोण सोचा गया, रोशनी को नापा गया, हर भाव को दर्ज किया गया। देखने में बेहद खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन इसके पीछे की सोच उतनी खूबसूरत नहीं थी। ये एथनोग्राफिक फोटोग्राफी थी। मतलब इस महिला को एक इंसान की तरह नहीं देखा जा रहा था, उसे देखा जा रहा था एक नमूने की तरह। जैसे किसी वैज्ञानिक ने किसी चीज को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा हो। उसकी नाक कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, उसकी त्वचा का रंग कैसा है, ये सब दर्ज किया जा रहा था। एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा था और उस रिकॉर्ड का मकसद था भारत के लोगों को कैटेगरीज में बांटना, ताकि हुकूमत चलाना आसान हो। एक तस्वीर, लेकिन उसके पीछे कितनी गहरी राजनीति। फोटो नंबर 3, साल 1862, जगह खैबर दर्रा।
अफगानिस्तान की सरहद। फोटोग्राफर चार्ल्स सैफर्ड। तस्वीर में है अफरीदी पठान, एक ऐसा कबीला जो इस दुर्गम दर्रे में सदियों से रहता आया था। पहाड़ जैसे लोग, आंखों में से अजीब सी दृढ़ता और चेहरे पर न डर न झिझक। अंग्रेजों ने इनके बारे में लिखा, बहुत आज़ाद स्वभाव के लोग। सुनने में तारीफ लगती है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की भाषा में इसका मतलब था ये हमारी बात नहीं मानते, इन पर काबू पाना मुश्किल है, इन पर कड़ी नज़र रखो। और सच में खैबर दर्रे पर काबू पाना अंग्रेजों के लिए हमेशा एक चुनौती रही। ये अफरीदी न झुके न टूटे, अपनी ज़मीन पर अपनी शर्तों पर जीते रहे। और उनकी वो तस्वीर आज भी उस गर्व की गवाह है। फोटो नंबर 4। ये फोटो बाकी सबसे अलग है। इस फोटो को जिसने खींचा उसका नाम है विलियम जॉनसन। बॉम्बे फोटोग्राफिक सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर थे। साल 1857। तस्वीर का नाम ब्राह्मणी लेडीज। 2 महिलाएं, शांत चेहरे, गरिमा से भरी आंखें। लेकिन इस बार सिर्फ तस्वीर नहीं थी, साथ में लिखे थे उनके नाम। जी हाँ, नाम। उस जमाने में जब भारतीय महिलाओं को अक्सर नाम के बिना सिर्फ एक भारतीय महिला लिखकर दर्ज किया जाता था, उस जमाने में किसी ने उनके नाम लिखे और साथ में लिखा, वो युवा है, वो इंटेलिजेंट है, वो अपने पिता की हिम्मत से और अपने पतियों के साथ से बॉम्बे के एक मिशन स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने आई हैं। 1857 में जब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था, उसी साल 2 महिलाएं अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रही थी। शिक्षा की लड़ाई, पहचान की लड़ाई, अपने नाम की लड़ाई। ये तस्वीर मुझे सबसे ज़्यादा छूती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 चेहरे नहीं हैं, इसमें है एक हौसला। फोटो नंबर 5। 5वीं तस्वीर एक औपनिवेशिक बंगला है, बड़ा शानदार अंग्रेजी तर्ज पर बना, और उसके सामने बैठा है पारसियों का एक ग्रुप। ये तस्वीर भी शायद विलियम जॉनसन ने ही ली थी। अब जरा ध्यान से देखिए, चारों तरफ अंग्रेजी आर्किटेक्चर है, अंग्रेजी दुनिया है, अंग्रेजी माहौल है, लेकिन इन लोगों के कपड़े, इनका हाव भाव, इनकी पहचान देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे। पारसी समुदाय जो सदियों पहले ईरान से आया था, जिसने भारत को अपना घर बनाया था, जिसने अंग्रेजी राज में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी, वो इस तस्वीर में बिना एक शब्द कहे चिल्लाकर कह रहा है, हम यहाँ हैं, हम अपने हैं और हम रहेंगे। एक तस्वीर, लेकिन उसमें पूरा इतिहास। फोटो नंबर 6। साल 1890। जगह है सिक्किम के आसपास का इलाका। तस्वीर में है युवा भूटिया लोग। ये तस्वीर खींची थी बेंजामिन सिम्पसन ने। इस एल्बम में सिक्किम, भूटान और तिब्बत के लोगों की तस्वीरें हैं। और ये बात खास क्यों है? क्योंकि ये इलाके ब्रिटिश राज से बाहर थे, यानी जहाँ तक अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, वहाँ तक उनका कैमरा पहुँच गया। क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी ज़मीन नहीं, सारी दुनिया को जानना था, सारी दुनिया को दर्ज करना था। लेप्चा, भूटिया और तिब्बती जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के सब्जेक्ट नहीं थे, वो भी इस एल्बम में थे। और उस युवा भूटिया लड़की की आंखें जो सीधे कैमरे में देख रहा है, वो आंखें पूछ रही हैं, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, और ये मशीन मेरे साथ क्या करेगी? उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन हम उसकी आंखों में झांककर उसे जवाब दे सकते हैं। फोटो नंबर 7 और आखिरी तस्वीर। ये तस्वीर है महाराष्ट्र की, पहाड़ों को काटकर बनाए गए सदियों पुराने बौद्ध मंदिर की। पत्थर की दीवारें जिन पर वक्त ने अपनी लकीरें खींची हैं, जिन पर बारिश और धूप ने सदियों की कहानियां लिखी हैं। और उन दीवारों के बीच फोटोग्राफर चार्ल्स स्कॉट की नज़र पड़ी। कुछ संगीतकारों पर तारीख का जिक्र नहीं है, नाम का जिक्र नहीं है, लेकिन तस्वीर है। उस तस्वीर में पत्थर और इंसान एक साथ हैं। एक तरफ सदियों पुरानी सभ्यता, दूसरी तरफ जिंदा इंसान, जिंदा संगीत, जैसे इतिहास और वर्तमान एक फ्रेम में आ गए हों। ये तस्वीर मुझे याद दिलाती है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक निरंतरता है, एक प्रवाह है जो हजारों साल से बह रहा है और बहता रहेगा। दोस्तों, आज हमने देखी 150 साल पुरानी तस्वीरें। एक तरफ थे अंग्रेज फोटोग्राफर जो भारत को समझना चाहते थे, काबू करना चाहते थे,
दर्ज करना चाहते थे, और दूसरी तरफ थे हम और वो औरतें जो उपले उठाए चल रही थी। वो पठान जो खैबर दर्रे में खड़ा था, वो 2 महिलाएं जो अंग्रेजी पढ़ने जा रही थी, वो पारसी जो अपनी पहचान बनाए बैठे थे, वो भूटिया लड़का जो कैमरे में घूर रहा था, वो संगीतकार जो पत्थर की दीवारों के बीच अपनी धुन में खोया था। ये लोग किसी साम्राज्य के सब्जेक्ट नहीं थे, ये लोग इंसान थे। जिंदगियां थी, कहानियां थी, और वो कहानियां आज भी उन तस्वीरों में जिंदा हैं। इतिहासकार सुदेशना गुहा ने इन्हें इकट्ठा किया ताकि हम भूले नहीं, ताकि हम देखें, ताकि हम समझें, क्योंकि तस्वीर झूठ नहीं बोलती, लेकिन तस्वीर खींचने वाला हमेशा सच नहीं बोलता। और हमारा काम है उस फर्क को पहचानना, उन आंखों में झांकना और उन कहानियों को अपनी आवाज़ देना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो भारत के असली इतिहास को जानना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे सूर्या भाई के साथ। धन्यवाद।